हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीपी यांत्रिक के जो सेक्शन 1 के अंदर आती है पिछले वर्ष की क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये फुल मॉक टेस्ट होगा। और जैसे 60 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन 1 के अंदर, तो पूरे 60 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने पहले कहीं ना कहीं देखे होंगे, बिकॉज ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको कर लेते हैं। और इसके क्वेश्चन मैंने जो दिए थे आपको पहले बनाने के लिए, तो इनमें से 60 में से 60 सॉल्व करके किसी ने नहीं दिया था। कुछ बच्चे 23 तक, तो कुछ लोग 30-32 ऐसे सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। ठीक है, तो इंडिया के पास जो है पूरे अर्थ का, जो कह लो अर्थ पे जितनी भी पृथ्वी है, पानी है, जो भी है, उसका 2.42% जो है इंडिया के पास है। ठीक है, और बाकी पूरी दुनिया के पास है। तो पहला का आंसर हो जाएगा अपना डी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, देखो एक रेड डेटा बुक होता है जिसके अंदर हमको मेनली ना जो चीज़ें मिसिंग होती हैं, जैसे कोई प्रजाति है, पौधे की प्रजाति है, या फिर कोई पक्षी है, कोई भी जीव है जो कि लुप्त है। ठीक है, मेनली उसी के बारे में होता है। ठीक है, या फिर आपको दे सकता है, देखो एक लुप्त है अलग से देगा और एक देगा संकटापन में है, आर इन डेंजर। तो मेनली इसका आंसर होता है कि आर मिसिंग, जो चीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है, रेड डेटा बुक में रहता है। बट मैंने यहाँ पे कर दिया आपको लुप्त है या फिर संकटापन में, जो डेंजर में है वो भी और जो मिसिंग में भी है वो भी। बट आपके एग्ज़ाम में अगर ये ऐसे इसको ना दे, सिर्फ ये 4 ऑप्शंस रहे, तो आपको उस कंडीशन में आर मिसिंग करना होगा। ठीक है, क्योंकि मेनली फोकस उसी पे होता है बुक के अंदर जो लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, या फिर जो लुप्त होने की कगार पे है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा सेंटेंस सही है, जो या तो लुप्त हो गई हैं, जो कि या फिर संकटापन में लगभग वो ख़त्म ही होने वाली हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो भूकंप, अर्थक्वेक जो होता है वो किससे मापा जाता है, सेस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, भूकंप लेखी, तो हिंदी में तो समझ में आ गया होगा, इंग्लिश वाले को समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन 4 देखो कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है गाइज, 14 सितंबर को। तो ये भी याद रखना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 को यार है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखो बहुत सारे लोग इसमें सी राजगोपालाचारी आंसर करेंगे, बट गाइज गलत है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, और एक तरह रहता है ना कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय अगर होता तो हो जाता राजगोपालाचारी, बट यहाँ पे वो भारतीय के बारे में नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि भारत में भारत स्वतंत्र होने के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था स्वतंत्रता के बाद, वो कौन सा था। ठीक है, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, तो ये चीज़ नाम याद रखना। अब आपके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, कुछ लोग अटके होंगे कि नहीं ए होगा, राजगोपालाचारी होगा, तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये नहीं कह रहा कि वो गवर्नर जनरल भारतीय होना चाहिए, नहीं ना। तो वैसे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। बट इसके बाद जो है ना, जो हुआ क्या, जब अपने इंडिया के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे सी राजगोपालाचारी, इसलिए इनका नाम पॉपुलर है कि स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑब्वियसली वो क्या है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे क्या, कि विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन कौन सी होती है। तो वेल्डिंग जो होती है ना, वेल्डिंग आपने देखा होगा, उसमें मेनली आपको ऑक्सीजन और क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ठीक है, चलो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था साइंस का। फिर एक सामान्य मानव के शरीर में गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। देखो ये पेयर में अगर पूछेगा तो 23, ठीक है, और टोटल नंबर्स पूछेगा तो दुगना हो जाएगा ना पेयर्स का, तो 46। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46। पूछेगा कि कितनी जोड़ियाँ होती हैं, तो 23 जोड़ियाँ, लेकिन ऑप्शन में अपने पास 23 था भी नहीं, तो हम आँख बंद करके कर सकते थे 46। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पीलिया के खराबी के परिणाम स्वरूप होता है। पीलिया के खराबी, देखो क्या चीज़, बॉडी के किस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो जॉन्डिस होता है, वो लीवर में। ठीक है, या फिर पीलिया होता भी है तो वो लीवर को इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ याद रखना, जिसको हिंदी में हम लोग जिगर कहते हैं, या फिर यकृत भी कहा जाता है उसी को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है उसको,
आधे लंबाई ना, तो आधा का दुगना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो रेसिस्टेंस को, क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वंशानुगत बीमारी जो कि हेरिडिटी होती है, लाइक आपके फादर को है या फिर किसी ग्रैंड फादर को है, तो आने वाले आपके जनरेशन में किसी को होगा वैसी बीमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, उसको क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है। देखो हमारे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, एक तरीके का ना ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, मतलब वंशानुगत हमारे वंश में किसी को हुआ होगा वो बीमारी तो ही होगा, जिसको हम लोग क्या नाम से किस नाम से जाना जाता है गाइस यहाँ पे, तो उसको ल्यूकीमिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रा सॉरी, इसको हीमोफीलिया नाम से जाना जाता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ल्यूकीमिया नहीं होता, ये गलत है, हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अधीर रक्त स्राव। ठीक है, जिसमें कि रक्त का स्राव ज़्यादा होगा, ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है, बाय मिस्टेक मैंने डी वाले को बता दिया। तो हीमोफीलिया उसको कहा जाता है। ठीक है ना, जिसमें कि खून की क्लॉटिंग नहीं बनती है, मतलब खून की क्लॉटिंग ब्लड की नहीं बनेगी तो वो खून कंटिन्यू बहते रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए शरीर द्वारा आवश्यक कम वेग को कहा जाता है। देखो हाँ, ये चीज़ मैंने एग्जांपल बहुत बार देखा है कि रामायण में एक बाली नाम का कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो कि अपने भाई का पूरा संपत्ति छीन के बैठा होता है, बाद में श्री राम जाते हैं चुपके से उसको तीर मार देते हैं। ठीक है, तो वो बाली जो है बहुत शक्तिशाली होता है, जिसके पास एक पावर होता है। क्या पावर होता है कि वो पृथ्वी से किसी भी चीज़ को अगर वो आसमान में फेंकता था तो वो आसमान से वापस पृथ्वी पे रिटर्न होके नहीं आता था। ठीक है, ऐसा क्यों होता था, बिकॉज वो ना इसके वेलोसिटी का यूज़ करता था। वो क्या होता है साइंस की दुनिया में, उसको हम लोग पलायन वेग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये वेग स्पीड होता कितना है गाइज, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वो किसी चीज़ को अगर फेंकता पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला जाता था, और अंतरिक्ष में जाके वो वहीं पे घूमते रह जाता था, जिसका कारण है कि वो पृथ्वी पे नहीं आता था। अब इसका मतलब फिर से बताओ सर, पलायन वेग वो वेग है जब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को हम कहीं से पृथ्वी से फेंक रहे हैं, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 11.2 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय कर लेगा। उस स्पीड को हम लोग इसके वेलोसिटी या फिर पलायन वेग कहते हैं। और यही जो पावर था बाली के पास था, जिसके वजह से क्या हुआ ना, वो कोई किसी भी चीज़ को अगर फेंकता था अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में चला जाता, मतलब आसमान में फेंकता था तो वो अंतरिक्ष में जाके घूमने लगता था, और जो कि पृथ्वी पे, अर्थ पे वापस रिटर्न नहीं होता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो वृक्ष का आयु जो होता है वो कैसे पता चलता है, तो ये जो वृक्ष हो गया ना, मान लो पूरा ये, ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा ये जड़ हो गया, इसको कट कर देते हैं लोग यहाँ से, तो ये कैसे बन जाता है गाइस, ऐसे गोल बन जाता है इसके ऊपर। यहाँ से कट कर दोगे तो कैसे बनेगा, ये गोल 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 इसके ऊपर बना रहता है, आपने देखा होगा। तो यही जो रिंग होता है ना, जिसको हम लोग वलय कहते हैं, इसी को काउंट करके ना पता चलता है कि वृक्ष कितना पुराना है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है द नंबर ऑफ एनुअल रिंग। ठीक है, इस रिंग को देख के जितना पुराना होगा उसमें ये रिंग की संख्या ज़्यादा होते जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसकी किसकी वजह से थर्मामीटर में पारे के स्थान पर पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। देखो थर्मामीटर के अंदर ऑब्वियसली पारे का यूज़ किया जाता है, मरकरी का यूज़ होता है, आखिर पानी का क्यों नहीं यूज़ होता है, पानी तो फ्री में मिल जाता है। देखो जब भी अगर हम एक गिलास में पानी रखते हैं, ठीक है, उसको हम नीचे से अगर आग लगाते हैं तो क्या होता है, वो पानी उबलेगा। ऐसा नहीं कि पानी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, पानी उबलेगा। ठीक है, और वो इस गिलास को पूरा गीला भी कर देता है। तो थर्मामीटर के अंदर अगर हम लोग पानी को डाल दें तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि देखो जब हम लोग उल्टा करते हैं थर्मामीटर को ना, तो पानी ऊपर कुछ रह जाएगा, कुछ नीचे रह जाएगा, तो गीला कर देगा थर्मामीटर को, तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं चल पाएगा कि टेम्परेचर कितना है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, असामान्य विस्तार। और पानी के अंदर ना कुछ ऐसा नहीं है कि ना टेम्परेचर बढ़ा तो इक्वली वो ऊपर या नीचे जाएगा, कुछ मतलब वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो विस्तार होती है वो एबनॉर्मल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, जैसे पारा है ना, वो सारे लोग ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर जैसे ही उसका डाउन हो तो सारे नीचे आएंगे एक साथ, तो ऐसा पानी के साथ नहीं होता है। और वो पानी जो है कम दूरी को तय कर पाता है। ठीक है, जैसे हम लोग, मैंने ग्लास का एक एग्जांपल दिया, अगर पानी यहाँ पे रखें तो बहुत ज़्यादा उबालें तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उबालोगे तो पानी उठ के यहाँ तक आएगा, बट पारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ऊपर की तरफ जाते रहता है अगर पारा ज़्यादा है तो। ठीक है ना, चलो तो ये सभी चीज़ें जो है सही है, क्योंकि पानी गला किसी भी चीज़ को, थर्मामीटर को गीला कर सकता है, उसके अंदर विस्तार सही नहीं होती है, और वो कम डिस्टेंस को तय करता है। ये सभी रीज़न है जिसकी वजह से हम पानी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है, साबुन की तैयारी में किसका उपयोग किया जाता है। जब भी साबुन बन रहा होता है वो तो किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं बताओ। यहाँ पे NaOH, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे हम क्या बनाते हैं, साबुन बना रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। मोहन लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो ऑब्वियसली मैंने बताया था अगर किसी इंसान को हम इधर से भी काउंट करें इधर से भी काउंट करें तो ये 15 नंबर पे आता है। मतलब इधर से भी 15 और इधर से भी 15, तो 15 15 टोटल कितना हो गया, 30। बट गाइस ध्यान से देखो, ये तो 30 बोल दोगे आप लोग आंसर तो गलत है। बिकॉज मोहन को हमने 2 बार काउंट किया ना, तो इसमें से एक माइनस कर लो तो टोटल कितने लोग मिले यहाँ पे, 29। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलो 17 नंबर क्या कह रहा है, अगर किसी भाषा में हम बिलीफ को AFKDI लिखते हैं, उसी कोड में हम सेल्डम को क्या लिखेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि बिलीफ को हमने क्यों लिखा और कैसे लिखा। तो BELIEF, ठीक है, बिलीफ हो गया आपका ये। इसको हमने क्या लिखा गाइस, AFKDI। अब एक चीज़ सोचो, बी में हमने क्या किया, 1 माइनस कर दिया था। ई में हमने क्या किया था, +1 किया था, ठीक है। इसमें भी -1 किया था और इसमें हमने +2 किया, ठीक है। और इसमें हमने +2 किया और इसमें -1 किया था, ठीक है। पीछे की तरफ गए तो डी मिला और इसमें +2 करोगे तो एफ के बाद क्या होता है, GHI। +3 कर दिया ना हमने, इसके अंदर +3 कर दिया। तो सेम पैटर्न हम लोग सेल्डम के साथ करेंगे, SELDOM, ठीक है। तो इसमें पहले -1 करोगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ जाओगे तो R आएगा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग +1 करेंगे तो ये F दे देगा। फिर L में भी हमको क्या करना है, -1 करना है ना, तो ये हो जाएगा क्या, K। और D में क्या करना है अपने को, +2 करना है तो EF हो जाएगा अपना, ठीक है। और O में क्या करना है, -1 तो N हो जाएगा। और M में +3 करना है ना अपने को, तो M के बाद क्या होता है, NOP, तो यहाँ पे हो जाएगा P। तो क्या निकल गया, RFK, फिर क्या हो गया, RFKFNP। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C आ गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। 18 भी आपका कोडिंग डिकोडिंग नाम का चैप्टर है रीजनिंग का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दिख रहा होगा, जेब्रा को किसी भाषा में अगर हम लोग ये लिखते हैं तो उसी प्रकार कोबरा को क्या लिखेंगे। ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे अगर हम जेब्रा लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो जेब्रा का ये जो जेड है वो कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। ई अल्फ़ाबेट के अंदर कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, 5th पोजीशन पे आता है। बी दूसरे पे, आर जो हो गया 18 पे और ए जो है 1 नंबर पे। देखो तो ये सेम नंबर मिल गया ना अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो सेम नंबर मिल गया, उसी प्रकार हम लोग कोबरा को लिखेंगे, COBRA। तो सी आता है अपने को 3 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे और आर आता है 18 और ए हो गया 1। तो 315, 218, 1 कहाँ पे है, 315, 218 और 1 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। चलो आई होप कि इसका आंसर आप लोगों का सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित भाषा में वर्क को अगर हम इतना लिखते हैं, मैन को अगर 328 लिखते हैं, तो उसी भाषा में बताओ वीमेन को क्या लिखेंगे। सबसे पहले वीमेन में क्या है, WO है, तो इसके अंदर WO को क्या लिखा गया, 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45 लिख दो। फिर यहाँ पे मैन, तो मैन को क्या लिखा गया गाइस, 328, तो 328 कर दो। 45 328 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। तो 19 का डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो 3 हैज़ 6 स्टार 9 इज इक्वल टू 45। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 हैज़ 8 स्टार 7 इज इक्वल टू 135। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 स्टार 6 हैज़ 3। अब देखो यहाँ पे 3 हैज़ 6 और इतने को कैसे हम लोगों ने क्या किया, आखिर क्या किया हम लोगों ने भाई, कि अपना इतना सारा इसमें आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली जो है ना, आप यहाँ पे जो स्टार का वैल्यू है, देखो स्टार का जो वैल्यू है उसको प्लस समझ लो और ये जो हैश का मतलब है इसको आप मल्टीप्लाई समझ लो। जैसे इसमें हम 6 + 9 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 15। 15 में 3 को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 15 बराबर क्या हो जाएगा, 45। उसी प्रकार हमको 9 × 8 प्लस में क्या करना है, 7। और एक चीज़ ध्यान देना अपने को ना, पहले जोड़ लेना है, ठीक है, जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करना है, तभी अपना सही आंसर आएगा ब्रैकेट में करके। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15। तो 15 × 9 करोगे तो 135 आ जाएगा,
ठीक है। अब ये देखो स्टार इसमें क्या है ना, शुरू में आ गया है, तो 5 + 6 कर लो इंटू 3, तो 6 × 5 = 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33। करेक्ट आंसर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। 21 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि ये जो फिगर है इसको इसके अकॉर्डिंग मोड़ेंगे और फिर से खोलेंगे तो इन चारों में से क्या बनेगा। तो ऑब्वियसली देखो इस फिगर को इधर से भी मोड़ा गया, इधर से भी मोड़ा है, और ये बीच वाला पार्ट देखो यहाँ पे सिर्फ रह गया है। तो दोनों साइड से मोड़ने के बाद अगर बीच वाले को काटेंगे तो वापस से खोलेंगे तो ऑब्वियसली इधर जो मोड़ा था इधर भी एक क्या बनेगा, ट्रायंगल, और तो बीच में ट्रायंगल रहेगा ही। और ये जो जीरो है या फिर जो भी फिगर है वो इधर भी हो जाएगा, जीरो टाइप का, जीरो नहीं है ये, षष्टकोण या फिर अष्टकोण जो बोलते हैं वो है। तो ये बीच में भी रहेगा और ये भी 3 बनेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी 3, नीचे भी 3, और एग्जैक्ट लोकेशन देखना है। अब देख लो यहाँ पे कि सभी के सभी जो है ना वो समान डिस्टेंस पर रहेंगे। अब अपने को तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब फाइंड आउट कर लो। अभी कुछ लोग कहेंगे कि डी होगा, तो डी नहीं होगा। रीज़न देखो, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, और डी क्यों नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों की ये जो बीच वाला फिगर है, ठीक है, बीच वाला फिगर के ये जस्ट ऊपर बराबर नीचे नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे बराबर नहीं है, बट डी में ये तीनों के तीनों सीधे पैरेलल लाइन के अंदर है। तो ये जो पैरेलल लाइन के अंदर नहीं है, तो करेक्ट आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा अपना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो बन जाएगा वो बी ही बनेगा, ठीक है ना, बिकॉज अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और ये वाला चीज़ जो खुलेगा तो ये बी आंसर सही देगा, ठीक है ना, डी नहीं होगा। जिसको डी लग रहा है वो गलत है, बी फिगर करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब देखो 22। अब 22 में देखो मैंने डाइस पढ़ा रखा था पहले से आप लोगों को, रीजनिंग का डाइस। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिगर है जिसको ओपन करेंगे तो इन चारों में से बनेगा। इस वाले फिगर को कह रहे हैं मोड़ कर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो ये वाला जो बॉक्स है इसका उल्टा ये वाला हो जाएगा। मतलब देखो जिस बॉक्स के अंदर सर्कल है उसका उल्टा क्या होगा, ये जो खाली बॉक्स है वो। और ये जो डार्क पेंट है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला। कैसे होगा, जाके सर्च मारो डाइस रीजनिंग बाय A to Z स्टडी। तो ये जो पूरा लिफापोती किया गया है ना पूरी तरीके से, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये जो चरखूट वाला डाइस है वो। अब देखो यहाँ पे इस क्रॉस वाले का उल्टा क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला। तो क्रॉस वाला का उल्टा हो जाएगा माइनस वाला। अब देखो ज़रा मैं साइड वाली फिगर मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब अपने को ध्यान क्या देना है ना कि किसी भी डाइस के अंदर ये 3 फोटो जो हैं एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। बट इसके साथ जो ये उल्टा पार्ट है, इसका जो उल्टा है और इसका जो उल्टा है वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, बिकॉज दो अपोजिट जो साइड्स होते हैं किसी भी डाइस में एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना चाहिए अपने को। तो देख लो ये एक, तो पहले ये देख लो कि ये सर्कल, ये पूरा डॉट और ये तीनों किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है क्या, हाँ। बिकॉज देखो ये वाला फिगर नहीं है तो इसकी जगह पे इसका अपोजिट है। और देखो एक क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो रंगीन पार्ट है और ये जो खाली पार्ट है ये दोनों एक साथ आ गए ए के अंदर, तो ये नहीं होगा बिकॉज ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। बी इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये चरखूट जो पार्ट है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला भरा हुआ पार्ट है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब सी इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, जो कि सी के अंदर दोनों एक साथ आ गए हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा डी जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि किसी एक भाषा में, कोड भाषा में 481 को लिखा जाता है, 481 को लिखा जाता है स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। और वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं 246 को लिखते हैं हम लोग सी इज़ डीप, ठीक है। 698 को लिखा जाता है सी लुक्स ब्लू, ठीक है ना। अब पूछ रहा है ब्लू के लिए कौन सा कोड का यूज़ किया गया। तो ब्लू देखो कहाँ कहाँ पे है, पहले वाले ऑप्शन में है और लास्ट वाले में है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है गाइस, 8 है इसके अंदर भी और 8 है इसके अंदर भी। तो ब्लू का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 23। और इसका कुछ लोगों ने क्वेश्चन आंसर गलत दे रखा था। 24 नंबर कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो फोटोग्राफ वाली लड़की उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो समझो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पिता के, मतलब वो जो मैन है ये कह रहा है ना कि वो मेरे पिता के पत्नी के इकलौते बेटे, मतलब पिता की पत्नी मतलब इस लड़के की माँ के इकलौते बेटे, तो वो खुद हो गया, और उसकी इकलौती बेटी है,
इसी की इकलौती बेटी है, ये जो फोटो वाली है, ठीक है, ये फ़ोटो वाली लड़की है। तो फ़ोटो वाली लड़की उसकी क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इसकी बेटी हो गई, डाउटर हो गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बहुत ईजी सा सवाल था ये। 25 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से शुरू करता है, क्या करना, व्यक्ति अपने कार्यालय से शुरू होता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया और यहाँ से वो राइट साइड मुड़ के 2 किलोमीटर जाता है और फिर यहाँ से राइट साइड मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से राइट साइड मुड़ के 2 किलोमीटर जाएगा, इसके पैरेलल बिल्कुल भी जाएगा। तो अब वह शुरुआती बिंदु से कहाँ पे, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे पहुँच गया और ये टोटल का वैल्यू है 5 और इतने का वैल्यू है क्या 3, तो बाकी जो बचा उसका कितना होगा 5 - 3 कर लो बराबर 2 किलोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह संख्या घटाओ जब उसका वर्ग इसमें जोड़ा जाए तो वो परिणाम 240 होगा। सिंपल सा लॉजिक है, मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, वह संख्या क्या कह रहा है, क्या है जिसमें से उसका वर्ग को जोड़ा जाए तो परिणाम 240 होगा। तो x में अगर x स्क्वायर जोड़ोगे तो वैल्यू 240 आना चाहिए, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं कि हम 20 में कभी भी 20 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 240 आएगा नहीं ना, बिकॉज ये तो ऐसे ही 400 बन जाएगा, तो ये 420 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। सेकेंड है क्वेश्चन, 15 + 15 का स्क्वायर करके देखो, तो 15 + 225 कितना होता है, बराबर 240। तो ठीक है, 15 जो है अपना करेक्ट आंसर है, मिल गया ना। अब ऐसे ही 16 को 18 को करके देख लो, 240 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ था इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए। 27 नंबर कह रहा है इफ़ tan थीटा + cot थीटा बराबर 2, फिर कह रहा है देन वैल्यू ऑफ sin थीटा इज व्हाट, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या है, कह रहा है ना, सिंपल सा लॉजिक है, tan थीटा + cot थीटा बराबर 2 कह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan किसका वैल्यू, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, दिमाग में याद रखो, tan 45 और cot 45 इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2, मतलब थीटा का वैल्यू क्या रखा हमने 45 डिग्री। उसी तरीके से साइन थीटा के जगह पे साइन 45 डिग्री रखो और जो आंसर आता है वो अपना आंसर कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहीं पे अगर पूछा जाए कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 हो जाएगा ना, यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2। तो 1/√2 जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 10% साधारण 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। अब देखो दुगना हो जाएगा मतलब p बराबर, मान लो मूलधन बराबर p है अपना, ठीक है, और अमाउंट बन जाएगा क्या 2p, क्योंकि दुगना हो जाएगा मतलब अमाउंट जैसे टोटल क्या होता है मिश्र धन जो बन जाएगा वो दुगना हो जाएगा, तो p का दुगना हो गया। तो इंटरेस्ट कितना बचेगा, 2p - p बनेगा ना, तो इंटरेस्ट बराबर सिर्फ p आ जाएगा। तो क्या होता है भाई, PRT/100 इज इक्वल टू आई होता है ना यहाँ पे फार्मूला में। तो आई का वैल्यू क्या आ गया, पी ही आ गया है, ठीक है, आई का वैल्यू पी ही आया है। तो मूलधन हमने पी माना था 10% के रेट पे, टाइम हमको पता नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी, तो पी तो 1 मिनट रुक जाओ, ये बराबर का चिन्ह होगा यहाँ पे, और ये पी तो कट गया और ये 0 0 कट गया, तो टाइम बराबर आ गया 10 ईयर्स, ठीक है ना। चलो इजी सा क्वेश्चन था, 10 ईयर्स यहाँ पे आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अब यहाँ पे हाँ 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया अपना AB और C, और B पे ये 90 डिग्री है और A का वैल्यू जो है 60 डिग्री है। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज देखो B 90 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, तो 90 प्लस में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 150, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का वैल्यू होता है कितना 180 डिग्री, तो 150 में कितना कम होगा 30 कम है ना, तो ये 180 करने में, तो C को हम लोगों ने 30 मान लिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर AB का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो BC की भुजा और CA का रेशियो बताओ। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप साइन, यहाँ पे देखो यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू के लिए अगर रखोगे तो BC मिल जाएगा, और ये 30 डिग्री वैल्यू रखते हो तो अपने को भी कर्ण मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे BC क्या है, A के लिए लंब है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BC/AB।
tan 60 का वैल्यू होता है √3 और BC का वैल्यू हमको पता नहीं है, AB का वैल्यू है 20, तो BC बराबर हो जाएगा 20√3। ठीक है, अब वहीं पे देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, अब हमको इसका BC का वैल्यू मिल गया 20√3। अब हमको निकालना है कर्ण हाइपोटेनियस का वैल्यू। ठीक है, तो हाइपोटेनियस साइन के अंदर आता है, कर्ण के अंदर तो आता नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाता है लंब बटा में कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो लंब का वैल्यू 30 के लिए क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रख लो AB बटा में AC, तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 कह लो। ठीक है, और AB का वैल्यू है 20 और यहाँ पे AC का वैल्यू निकालना है, तो AC बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, तो अपने को पूछ रहा है ना क्या BC रेशियो CA, या फिर देखो CA लिखो चाहे AC लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 20√3 रेशियो 40, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है ना, चलो √3/2 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर D के अंदर है, तो D नंबर जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया बताओ कितना हो जाएगा इसका। तो किसी भी वर्ग का जो मान लो एक स्क्वायर है और इसका विकर्ण जो है यहाँ पे 15√2 है। ठीक है, ABCD मान लो इसको। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है ये चीज़ बताओ, डायमीटर बराबर होता है A√2 और D का वैल्यू है 15√2 बराबर A√2 यहाँ पर। ठीक है, √2 कट गया तो A का वैल्यू 15 आ गया, मतलब चारों भुजाओं की जो यहाँ पे 15 आ गया। तो इसका एरिया बताओ, एरिया बराबर क्या होता है गाइस, A², तो 15 का स्क्वायर कर दो 215 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पूछा गया था बहुत ही इजी वे में पूछा गया था गाइस आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, 15 का स्क्वायर 200, यहाँ पे 15 नहीं होगा 225 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लो आप, 15 × 5 = 75, ये 15। ठीक है, तो 225 ही हो जाएगा। ऐसे भी 15 का स्क्वायर याद ही रखना चाहिए इंसान को, काम आ जाता है। ठीक है, 225 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में जोड़ा जाता है तो वह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र की लंबाई बताओ। देखो ये चीज़ बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि एक वर्ग के आकार में उसका एरिया है 121 सेंटीमीटर, तो वर्ग का एरिया क्या होता है A² जिसका वैल्यू 121, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा √121 बराबर 11। ठीक है, तो तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी ये चीज़ बताओ। तार की लंबाई ये जो अगर स्क्वायर है तो ये चारों भुजाओं को जोड़ देगा तो तार की लंबाई आ जाएगी, A बराबर है 11, तो चारों भुजाएं का योग कितना होता है 4A हो जाएगा, मतलब 4 × 11 बराबर 44। ठीक है, चलो तार की लंबाई जो हो गई 44 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है अगर वो किसी वृत्त को जो उस तार को एक वृत्त में जोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे, मतलब एक वृत्त का देखो इसी तार से 44 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, तो वृत्त बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसका जो होता है क्या एरिया होता है πr² होता है, बट r का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2πr। 2πr क्यों रखेंगे हम लोग गाइस, क्योंकि वृत्त की परिधि होता है और परिधि बराबर तार की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 × 22/7 × r = 44, तो ये 44 कट गया, r बराबर 7 और एरिया निकाला जाए तो क्या हो जाता है πr², 22/7 × 7 × 7। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया एक सर्कल का क्या बन जाएगा, वो जो तार है उससे अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो उसका वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों को पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है तो उसका आयतन कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कुछ करना नहीं था। किसी भी क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम होता है √PQR होता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक दूसरा नल जो है 60 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों नलों को खोल दोगे तो वो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो एक अगर भर रहा हो दूसरा खाली कर रहा हो तो फार्मूला लगाते हैं A × B /
जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा लो। अगर ए वाला बड़ा है तो ए माइनस बी कर लो, बी वाला बड़ा है तो बी माइनस ए कर लो, ठीक है। जैसे 40 इंटू 60, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 40 इंटू 60 बाई 20 दूनी 40। तो ये पूरा 120 मिनट लेगा क्या करने में, पूरी तरीके से भर जाने में, ठीक है। और ये 120 मिनट को हम लोग कह सकते हैं 2 आवर, ठीक है, 2 आवर्स। सिंपल सा लॉजिक था, 2 आवर्स इसका करेक्ट आंसर आ गया। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी उस काम को मिलकर 50 मिनट में पूरा करेंगे, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, और इसमें से ना ए सी को घटा देते हैं, ए सी को तो क्या मिल जाएगा, ए सी को अगर घटा दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा इस यहाँ पे सी। फिर कह रहा है कि अकेले उस काम को कितने मिनट में पूरा कर पाएगा, ठीक है। इतना लॉजिक मत जाओ, जब भी 3 लोगों का वैल्यू दे रखेगा कि ये तीनों मिलके इतना दिन में करते हैं और बाकी के उसी के 2 लोग इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो बाकी जो तीसरा है वो कितने दिन में करेगा। तो वही फार्मूला लगाओ, ए इंटू बी बटा में बी माइनस ए, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो, ठीक है। हम लोग बेसिक पे नहीं जाएंगे, बिकॉज बेसिक से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका लॉन्ग मेथड चला जाएगा, ठीक है। 0 0 कट गया तो ये हो जाएगा 25 बराबर 75 मिनट, ठीक है। चलो इस चीज़ को मैंने घेर दिया ताकि जो मैंने कटा के 25 लिखा ना ये समझ में आना चाहिए आपको। मैं इसको नज़दीक लिखता हूँ थोड़ा, ये कट के बन गया 25, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 मिनट, 75 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, सी को अकेले उस काम को करने में। 35 नंबर कह रहा है कि अगर ए बी का वैल्यू 1:2 है, बी सी का वैल्यू 3:4 है, सी डी का वैल्यू 6:9 है, तो डी ई का वैल्यू क्या है 12:16 है। तो ए बी सी डी ई का क्या हो जाएगा रेशियो। तो सबसे पहले ये कटा लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, और ये हो जाएगा क्या 4 3 12, 4 6 16। तो नया रेशियो जो बनेगा 1:2, 3:4, 2:3, 3:4। अब मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालने के लिए चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 2 18, ठीक है। 18 इंटू 1 18, ए का वैल्यू निकल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। अब देखो अपने को लेफ्ट साइड से एक एक डिजिट छोड़ते जाएंगे और राइट से पकड़ते जाएंगे। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 2 से 12, 12 को 3 से 12 36, ठीक है। चलो अभी फिर अब लेफ्ट से एक और छूट गया, 3 भी चला गया, तो अब इधर से क्या 2 4 2 3, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, ठीक है। अब फिर यहाँ से अब 2 को भी ख़त्म कर दूँ तो क्या करोगे 2 4 3 3, इधर से 3 और इधर से 1, तो 3 3 9 चौके 36, 36 दूनी 72। अब इधर से ये 3 भी छूट जाएगा तो बचेगा क्या, बस ये चारों बचे। तो 4 4 के 16, 16 दूनी 32, या फिर 4 के 16, 4 दूनी 8, और ये क्या हो 4 फिर क्या मैं कह रहा हूँ 4 3 12, 12 चौके 48, 48 दूनी क्या हो जाएगा 96। ऐसे कर लो। अब ये 6 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18, ठीक है, 6 4 के 36, और ये हो जाएगा 8 6 48, ठीक है, और हो जाएगा ये 12 6 72, और 16 इंटू 6 96 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। साफ साफ लिख देते हैं इसको 16। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 35 का, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है गाइस यहाँ पे अपना। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अंतिम अंक जो इकाई की संख्या के स्थान पर अंक है वो क्या हो जाएगा। मतलब एक डिजिट है 57 का पावर 25 माइनस 1, इसको सॉल्व करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये चीज़ बताओ। जब भी किसी भी डिजिट का पावर बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको 4 से डिवाइड देना चाहिए। 25 को 4 से डिवाइड दो, 4 6 24, जो रिमाइंडर बचेगा इसके यूनिट प्लेस पे रख दो। तो यूनिट प्लेस 7 है, 7 का पावर 1 माइनस 1, मतलब 7 में से 1 गया, 6 बचेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो मैथ में मैंने पढ़ाया था, तो इसको रिपीट करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 कि रहीम ने 15% छूट पाकर 510 रुपये में एक उपहार खरीदा, फिर वह इसे अंकित मूल्य से 5% अधिक पर बेचे, तो उसको टोटल कितना फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले उसने ख़रीदा था कितने में गाइस, मान लो मार्क प्राइस था उसका कितना हमको मतलब नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि 15% की छूट पाया और 510 रुपये में एक उपहार को ख़रीदा, ठीक है। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस नहीं कह सकते हम लोग, सीपी कह लो, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 510 रुपये है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इसको बेचता है कितने में गाइस, अंकित मूल्य से 5% अधिक पे। तो देखो अंकित मूल्य मान लो उसका मार्क प्राइस x है, तो x पे अगर हम 15% की छूट दे तो 85% पे बेचेंगे, और 85% का वैल्यू 510 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 600, मतलब मार्क प्राइस आ गया उसका 600। अब कह रहा है कि हम मार्क प्राइस से 5% अधिक पे बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 600 का 5%। ठीक है, तो 0 0 कट गया, 6 5 30 और ये हो गया 6। तो उसने 630 रुपये में बेचा, उसको कितने में बेचा गाइस, 630 रुपये में। तो फ़ायदा कितना हो गया, खरीदे थे हम 510 में, बेच रहे हैं कितना 630 में, तो लाभ कितना हो जाएगा 630 माइनस 510 बराबर 120 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक का पूरा क्या था, थ्योरी यहाँ पे लगाना था, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आसानी से आपको मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि ओ बिंदु त्रिभुज ए बी सी के अंतः केंद्र है और कोण ए बराबर 60 डिग्री है, तब बताओ बी ओ सी का वैल्यू कितना होगा। ये चीज़ मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया था आपको कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम से पहले एक बार। ए बी सी का अंतः केंद्र मान लो यहाँ पे, ठीक है, अंतः केंद्र है ओ है, एक मिनट रुक जाओ, ये लिखने में अच्छा अब लिख सकते हैं, मान लो ये ओ है, ठीक है, और कह रहा है बी ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर ओ का वैल्यू 60 डिग्री है, तो ओ बराबर क्या हो जाएगा ये चीज़ बताओ। या फिर आप इसको लिख सकते हो बी ओ सी कह लो या ओ कह लो, बात बराबर ही है। ठीक है, एंगल बी ओ सी बराबर हो जाता है एंगल ए, ठीक है, ए का आधा प्लस में 90 डिग्री, या फिर 90 प्लस ए बाई हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये 60/2 प्लस में 90 इज इक्वल टू 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर कह रहा है कि एक कपड़े की दुकान में 3 खरीद पर 4 मुफ्त ऑफर दिया जा रहा है। मतलब आप खरीद रहे हो 3 तो आपको मिल रहा है 4। ठीक है, मतलब मैंने पैसे लगाए थे, मतलब कॉस्ट प्राइस लगाए थे 4 का, और मैंने आपको बेचा कितने में गाइस 3 रुपये में। एक तरीके से 3 मैंने देखो ध्यान से देखो, मैंने ख़रीदा था 4 कपड़ों का पैसे देके, और मैं आपको बेच रहा हूँ 3 ही कपड़े का पैसे पे। ठीक है, क्योंकि आप तो मुझे 3 के लिए दे रहे हो, तो कुल मिला के कितना छूट दिया जा रहा है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे, तो 1 कपड़े की छूट दी जा रही है और 4 के ऊपर। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 25% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, अब वैसे मैंने CP 4 क्यों माना, देखो मैंने जिस चीज़ को ख़रीदा था 4 टी-शर्ट ख़रीदा था, ठीक है, 4 कपड़े की पैसे दी, और मैं आपको दे रहा हूँ 3 कपड़े की पैसे आप दे रहे हो, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, चारों के चारों, तो ऑब्वियसली तो मैंने जिस पे ख़रीदा उसी पे छूट दूंगा ना, तो 4 पे मैंने कितने छूट दिए आपको 25% के। आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत है, उसकी 65वीं पारी में वह बिना रन बनाए आउट हो जाता है, तो इससे उसकी औसत 2 रन की कमी हो जाती है, तो उसकी नई रन औसत कितनी है। तो मान लो क्रिकेटर की 64 पारियों में उसने x रन बनाया, ठीक है, और 65वें पारी में कोई रन नहीं बनाता, तो मान लो 0 रन बनाता, तो टोटल कितना पारी खेला उसने, 65 पारी खेला। तो क्या रहा ना यहाँ पे कि उसके औसत में 2 रन की कमी हो जाती है, तो पहले औसत कितना माना हमने, x औसत था, इसमें 2 की कमी हो जाएगी, तो टोटल पूछ रहा ना कि उसकी नई रन औसत कितनी है। नई रन औसत कितनी है, x-2 है, तो चलो पहले x का वैल्यू सॉल्व करो। 64x, ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 0 का कहानी ख़त्म है, इज इक्वल टू लिख लो 65x माइनस 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो x बराबर हो गया 130। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है न्यू एवरेज, न्यू रन एवरेज। ठीक है, बराबर था x-2, मतलब 130 माइनस 2 इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। 141 क्या कह रहा है, 41 क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 और अन्य 2 संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। सबसे पहले तो सबसे 3 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो 135 इंटू 3 कर लो, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 10, और ये 3 1 405। ठीक है, तो 3 संख्याओं को जोड़ने पे 405 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या 195 है, ठीक है, दूसरी संख्या मान लो
x है तो तीसरी क्या है, उससे 20 कम है, तो x माइनस 20 कर लो, क्योंकि 20 अगर राम और श्याम के बीच 10 रुपये का अंतर है, इसका मतलब राम के पास अगर कुछ रुपए हैं तो श्याम के पास 10 रुपये कम होगा, यही ना कह सकते हम लोग। तो वही चीज़ है, तो इन तीनों को जोड़ने पे इसका वैल्यू 405 आ रहा है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 405 माइनस 195 प्लस में 20, क्योंकि जितना भी ये लेफ़्ट साइड का चीज़ है राइट साइड में जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 230 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो तो x बराबर क्या हो गया, 115। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी गाइस आपकी, 115 नहीं, 115 नहीं होगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है, x माइनस 20 है, तो 115 में 20 घटा लो, हो जाएगा आपका 95। ठीक है, तो 95 जो है करेक्ट आंसर है इसका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 30% बढ़ा दी जाए और फिर 10% घटा दी जाए, तो टोटल पूछ रहा ना कि इसकी वैल्यू में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और दो कह रहे ना कि 10% की 2 बार लगातार छूट दी जाए, तो मान लो वो पहले 100 रुपये में हमने खरीदा, ठीक है, 100 में पहले 30% बढ़ा दिया हमने, फिर 10% 2 बार कम कर देंगे हम लोग, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 100 कट गया और 1 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, तो ये 9 9 81 13 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 कर लो। ठीक है ना, तो 105 क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका वैल्यू क्या जाता है, 105 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 105 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली लॉजिक है, या फिर मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं ज़रा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ इसको ज़रा शॉर्टकट करके। नहीं, इसमें कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 105.3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले था उसका, इधर देखो मैं लिख रहा हूँ, पहले उसका वैल्यू कॉस्ट प्राइस था 100, बाद में इसका वैल्यू हो गया 105.3, तो कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, तो 5.3% क्या हो गया, इंक्रीज हुआ कि नहीं, बढ़ गया कि नहीं आपका, तो 5.3% की इंक्रीजमेंट हुई है, इंक्रीज हुआ है ये। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शोरूम पर एक लेख की सूची कीमत 2000 रुपये है, मतलब किसी चीज़ की मार्क प्राइस जो है वो 2000 रुपये है। यदि अब 20% और 10% की लगातार छूट पर बेचा गया तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 2000 पे एक बार 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80% बिकेगा, फिर 10% का डिस्काउंट दोगे तो 90% बिकेगा, तो 0 0 कटाओ, 2 0 2 0, और यहाँ से 2 0 2 0 कटा लो। ठीक है, तो ये 8 9 72 और ये 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो ये हो गया इतना रुपीज़, 1440 रुपये में बिकेगा। तो अगर इसका लॉजिक आपसे एक बार में समझ जाते तो फट से आंसर आ जाता, अदरवाइज़ इसमें बहुत टाइम लग जाता आपका। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष थी, अब पी क्यू आर की औसत आयु 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। देखो पी और क्यू का 10 साल पहले एज कितना था, 40 साल। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा इनका, 40 में कितना जोड़ोगे गाइज, 10 + 10 मतलब 60 साल, 10 + 10 2 बार क्यों किया, क्योंकि वो दो लोग थे तो दोनों 10 10 साल बड़े होंगे ना, तो P + Q का प्रेजेंट एज कितना है गाइज, 60, और कह रहा है P Q R तीनों का एज जो है 30 है एवरेज, तो तीनों का एज कितना हो जाएगा 90 ईयर्स। तो इसके अंदर P Q R और P + Q का, देखो P + Q का एज है 60, तो P Q R में इनका 90 है, तो P + Q का वैल्यू है 60 + R बराबर 90, तो R बराबर 30 ईयर्स। ठीक है, तो अब 30 ईयर्स आंसर कर दें तो गलत हो जाएगा, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद R की आयु कितनी होगी, तो ये R का तो प्रेजेंट है ना ये यहाँ के गाइस, तो 10 ईयर्स 10 प्लस कर दोगे तो कितना होगा, 30 + में 10 बराबर 40, तो 10 साल के बाद वो 40 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका बिल्कुल भी सही है। कुछ लोग कर देते हड़बड़ी में 30 साल, तो गलत हो जाता। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 5000 रुपये पर एक वर्ष के समय में 5700 रुपये हो जाते हैं, ठीक है, तो 5 साल में यह अंतः साधारण ब्याज की समान दर पे 7000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अंत में समान दर पे, ठीक है, तो वहाँ पे हमको रेट दे नहीं रखा है, तो रेट को ज्ञात करना है कि रेट क्या था अपना। ठीक है ना,
तो रेट भी आप ज्ञात कर सकते हो आराम से। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। पहली बार सबसे पहले क्या रहा है यहाँ पे, पहला कंडीशन है पी क्या वैल्यू है 5000, ठीक है। ये बन जा रहा अमाउंट 5700। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा गाइस, 5700 में अगर हम 5000 घटा दें तो 700, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट होता है। तो पी अपने पास 5000 है, रेट हमको पता नहीं है, टाइम कितना कह रहा है 1 साल, डिवाइडेड बाई 100, हमारे पास इंटरेस्ट है 700 रुपये। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा 50 दूनी 100, आर बराबर हो गया 14, ठीक है, 14%। तो कह रहा है कि उसी पे 7000 रुपये जो है 1 साल में कितना बन जाएगा, तो 7000 14 और डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है। तो अब 5 साल में क्या रहना है, तो 1 की जगह पे 5 रखो, तो ये 0 0 कट गया, 70 इंटू 14 इंटू 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 70 इंटू 70, 7 4900। तो ये तो इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो अमाउंट कितना बन जाएगा गाइज, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 7000 प्लस में 3900 बराबर हो जाएगा 11900। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही जनरली डैश द गुड्स थिंग्स डन टू हिम। अब देखो यहाँ पे क्या फिल करें, डज नॉट, हैज़ नॉट, हैड नॉट या फिर नॉट। अब देखो एक वर्ड है जनरली, प्राय, जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, जनरली वर्ड जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। तो ही जनरली, अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट को कौन शो करता है यहाँ पे, तो डज करता है ना, क्योंकि डज का यूज़ भी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं। तो ही जनरली डज नॉट फॉरगेट द गुड थिंग्स डन टू हिम, ठीक है। वो सामान्यतः वो अच्छी चीज़ जो उसके साथ होती है उसको भूलता नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रवि इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन हु स्टिल कम टू मीट मी रेगुलरली, ठीक है। अभी देखो वन ऑफ के बाद आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे पर्सन के जगह पे पर्सन्स होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में गलती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन ए में है रवि इज़ वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स होगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। 48 नंबर कह रहा है, ईडियम है एक, टू मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन एंड अर्थ का मतलब आकाश पाताल एक कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा हर संभव प्रयास करना, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। आगे कह रहा है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ क्वाइंस एंड मेडल्स। क्वाइंस जो कहते हैं ना, क्वाइंस और मेडल्स का कलेक्शन करना, और उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का संग्रहण करना या फिर सिक्कों का अध्ययन करना, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैविंग पावर टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। जर्म्स मतलब कीड़ों को मारने का जो पावर होता है या फिर मारने की जो दवाई होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको जर्मीसाइड कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना जरा, जर्मीसाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देखो पैसिव वॉइस पूछ रहा है, हैड सी लर्नड हर लेसन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पैसिव बनाना है, तो हैड के साथ देखो इसके अंदर बिन नहीं लगा हुआ है, तो हैड के साथ बिन लगा होना चाहिए, हैड प्लस बिन प्लस भी3। तो पहले वाले में देखो हैड के साथ बिन लगा हुआ है और भी3 भी है, दूसरे वाले में हैड के साथ बिन नहीं लगा हुआ है, लास्ट वाले में भी बिन नहीं लगा हुआ है। तो हैड और हैड बिन 2 बार आ गया है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। एलिमिनेट करना सीख जाओ, फट से आंसर आ जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एलिमिनेट करते जाओ, रूल याद रहेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 52 नंबर कह रहा है कि बताओ कैलामिटी का जो है सिनोनिम क्या होता है। कैलामिटी का मतलब होता है जैसे हमारे संकट उत्पन्न होना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर, ठीक है ना, संकट वाली घड़ी को कहते हैं कैलामिटी। बारबेरस का मतलब होता है एक असभ्य इंसान, जंगली टाइप का इंसान होता है ना बारबेरस, उसी को कहते हैं। उसका उल्टा पूछ रहा है आपसे तो सिविलाइज्ड हो जाएगा, एक सभ्य वो इंसान होता है और एक असभ्य इंसान होता है। बारबरस का मतलब असभ्य और सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। 54 नंबर क्वेश्चन है, एग्रावेटेड का मतलब बताओ। एग्रावेटेड का उल्टा बताओ। एग्रावेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को और बढ़ा देना, जैसे किसी के गुस्सा को और बढ़ा देना। और एक इंसान क्या कहता है, एलिविएटेड करता है, मतलब एलिविएट का मतलब किसी चीज़ को शांत करना, ठीक है। तो एलिविएटेड हो जाएगा करेक्ट आंसर।
55 नंबर पूछ रहा है कि इसमें से रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, मतलब कि कौन सा वर्ड इसके अंदर गलत है, ठीक है। तो प्रोग्राम ठीक है, रेफरेंट ठीक है, रेफर ठीक है, डिपेंडेंट भी ठीक है। सेपरेट, अब सेपरेट का स्पेलिंग क्या होता है गाइस, तो यहाँ पे आर के साथ ई नहीं होता है, सेपरेट होता है, आर के साथ ई होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है वर्ड गलत है ये कम्प्लीटली। चलो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, सी परसिस्टेड डैश डिसरिगार्डिंग माई एडवाइस, ठीक है। परसिस्ट का आपसे फिक्स प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो परसिस्टेड इन होता है, ठीक है ना, फिक्स प्रीपोजिशन है। और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पहले से देखे हुए आए होंगे। सी परसिस्टेड इन डिसरिगार्डिंग माई एडवाइस, तो ये इसका फिक्स प्रीपोजिशन है। आगे कह रहा है कि वन शुड बी पार्टिकुलर वेन ही इज़ क्रॉसिंग अ बिजी लेन। अब देखो वेन और वाइल में अंतर समझ लो। वाइल के साथ आगे ना कंटिन्यूअस टेंस आता है, क्या आता है, कंटिन्यूअस टेंस, जो कि कंटिन्यूटी को दर्शाता है। वेन के साथ क्या होता है जनरली, इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है ना। कौन सा टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो ये वेन है यहाँ पे, इसके साथ जब क्या है, कंटिन्यूअस है, वेन ही इज़ क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे वेन की जगह पे क्या आना चाहिए था, वाइल का यूज़ होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर बी मेरा रही है। 58 कह रहा है कि इफ़ ही डैश ऑफ योर मैरिज ही विल बी सरप्राइज्ड। अब इसमें कहाँ पे क्या फिल करें, देखो इफ़ क्लॉज के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तभी दूसरा क्लॉज जो होता है फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर वाला है, विल भी ठीक है, तो पहला प्रेजेंट होगा ना, तो इफ़ ही के साथ क्या लगेगा, V5 लगता है, तो V5 तो विल है नहीं, ये V1 है, ये V3 है, या फिर V2 कह लो, तो V5 तो हियर्स हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इफ़ ई हियर्स ऑफ योर मैरिज। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब हवा को पीटना, तो जो चीज़ असंभव हो, जो बेकार का काम हो, ठीक है। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन, मतलब जो ऐसा मेहनत करना जिसका कोई मतलब रिजल्ट ना निकले, समझ में आ गया, मतलब बेकार की चीज़ें प्रयास करना। जैसे हवा को कोई पीट रहा है, पकड़ रहा है, तो वो चीज़ काट रहा है मान लो, इस तरीके से तो गलत काम है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, वही कहना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है क्रिटिक। क्रिटिक का आपको पूछ रहा है कि एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, तो क्रिटिक का एडजेक्टिव होता है क्या, क्रिटिकल, ठीक है ना, क्रिटिकल, द क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल। अब गाइस जाने से पहले कमेंट करके बताओगे 60 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए, ठीक है। और एक बात और है गाइस, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर देना, और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।